नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विद रजनी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 6 के थर्ड चैप्टर को पढ़ा था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा लंबा है। आज के वीडियो में हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी विद रजनी माय चैनल नेम, और हमारा जो चैप्टर है वो है पदार्थों का पृथक्करण। और हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था, लगभग हमने 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक पंकित जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं या फिर प्रयोग हो सकती है। पहला अवसादन प्रक्रिया, दूसरा है निस्तारण प्रक्रिया और तीसरा है निस्यंदन प्रक्रिया। उपर्युक्त में से सही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी तीनों ही कथन सही। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अवसादन की प्रक्रिया से भी हम जल को साफ करते हैं, निस्तारण की प्रक्रिया से भी और निस्यंदन की प्रक्रिया से भी, यानी तीनों प्रक्रिया से हम जल को साफ कर पीने योग्य बनाते हैं। तो एक बार इसका डिटेल देख लेते हैं। पंकित या गंदले जल को पीने योग्य बनाने के लिए अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन तीनों प्रक्रियाएं उपयोगी है। ये प्रक्रियाएं पानी से निलंबित अशुद्धियों को हटाने में मदद करती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लेना कि पानी के जल को साफ करने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों द्वारा हम जो जल का जो गंदगी होता है उसे हम साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निस्यंदन विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विकल्प में नहीं हो सकता है। घर पर पनीर बनाने में, ऑप्शन बी तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, ऑप्शन सी पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने में, ऑप्शन डी मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि घर पर पनीर बनाने में भी हम इस प्रक्रिया से पानी को साफ़ कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ना, दूध, पानी और उससे जो पनीर बनता है वो तीनों अलग अलग हो जाता है। ऑप्शन बी जो है वो चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में हम निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। छलनी के द्वारा या फिर चलनी के द्वारा जो हम उसे छान करके उस प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो चाय की पत्तियाँ और चाय अलग अलग हो जाती है। पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने में, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि निस्यंदन विधि द्वारा हम लोग गंदे जल को साफ करते हैं। परंतु मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में न जल और नमक को पृथक हम नहीं कर सकते, नमक और जल उसमें घुल जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो एक बार हम लोग नीचे देख लेते हैं क्या बताया गया है। बताया गया है नमक और पानी को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना कि नमक और पानी को अलग करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है। जब आप नमक पानी को गर्म करोगे और उसे तेज़ आंच पर उसे काफ़ी गर्म करोगे, तो पानी के वाष्प बनने के बाद नीचे जो बच जाता है वो नमक होता है। तो इस तरह से हम लोग वाष्पीकरण की विधि द्वारा नमक और पानी को अलग करते हैं, जिसमें पानी को वाष्पित करके नमक को ठोस रूप में पीछे छोड़ दिया जाता है। घर पर पनीर बनाने में, पनीर बनाते समय दूध को फाड़ने में ठोस पनीर और तरल मट्ठा अलग हो जाते हैं। इन दोनों को एक महीन कपड़े या चलनी में से निस्यंदन विधि द्वारा अलग किया जाता है। हम सभी ने इस विधि को अपने घर में किया है और आप लोगों ने भी किया होगा। तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, चाय की पत्तियां ठोस अघुलनशील कण है जो तरल चाय में घुली नहीं होती। इससे इन्हें छलनी का उपयोग करके निस्यंदन विधि से अलग किया जाता है। पंकित जल से पीने योग्य जल बनाने में, यानी कि गंदे जल में मिट्टी और रेत जैसे अघुलनशील ठोस कण निलंबित होते हैं, तो इन कणों को हटाने के लिए हम निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिश्रण से जल और नमक को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। जल और नमक को पृथक करने में हमने जस्ट ऊपर ही पढ़ा है, वाष्पन विधि द्वारा, यानी वाष्पीकरण के द्वारा हम नमक और पानी को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वाष्पन विधि। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन
करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19। एक बार हम लोग इसका प्रयोग देख लेते हैं। किस तरह से वाष्पन विधि द्वारा समुद्र के जल से नमक को अलग किया जाता है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में नमक मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश में गर्म जल वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। नमक, रेत और जल के मिश्रण को अलग करने में प्रयुक्त विधि है। पहला है संघनन, दूसरा है निस्तारण, तीसरा है वाष्पन और चौथा है निस्यंदन। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि इनमें से सभी। जल के मिश्रण से नमक, रेत और जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों द्वारा प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया जाता है। हमने पिछले जितने सारे क्वेश्चंस थे उसमें निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधियों के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नमक और पानी के घोल में और अधिक मात्रा नहीं घोला जा सकता है। यदि हम अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो यह होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अच्छी तरह से हिलाया जाना चाहिए, ऑप्शन बी है फिटकरी डालना चाहिए, ऑप्शन सी है संतृप्त किया जाना चाहिए और ऑप्शन डी है सभी। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी कि संतृप्त किया जाना चाहिए। तो हम लोग एक बार डिटेल देखते हैं क्या बताया गया है। नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? तो ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो संतृप्त किया जाना चाहिए, यानी कि यदि हम अधिक नमक घोलना चाहते हैं तो हम उसे संतृप्त किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन नहीं है? तो ऑप्शन ए है तापमान बढ़ने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है। ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में वियलता बढ़ जाती है। किसी पदार्थ की घुलनशीलता करके संतृप्त घोल को संदर्भित करते हैं और पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग अलग होती है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कि तापमान बढ़ने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है, तो ये सही है। और ताप क्रम कम करने पर किसी पदार्थ की जल में वियलता बढ़ जाती है, तो ये गलत है। और ऑप्शन सी जो है घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल को संदर्भित करती है, तो ये सही है। और पानी में अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता जो होती है वो अलग अलग होती है। तो एक बार हम लोग डिटेल में देख लेते हैं क्या बताया गया है। अधिक मात्रा में मिले नमक को पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक थी। अविलय नामक रेत के साथ मिला रह जाता है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? ऊष्माशोषी प्रक्रिया। यदि किसी पदार्थ को घोलने में ऊष्मा का शोषण होता है, जैसे कि अधिकांश ठोस पदार्थ, तो तापमान बढ़ाने पर उसकी विलयता बढ़ जाती है और तापमान घटने पर घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी वही रहेगी और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने
पिछले ही ये क्वेश्चन में पढ़ा था कि यदि किसी पदार्थ को घोलने में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे कि अधिकांश ठोस पदार्थ, तो तापमान बढ़ने पर उसकी विलेयता बढ़ जाती है और तापमान घटने पर घट जाती है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कहाँ है कि यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाए तो पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ जाएगी। यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर 3 का। ये क्वेश्चन नंबर 23 है, जलवाष्प में उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जलवाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला है ऑप्शन ए क्वथनांक, बी वाष्पन, सी संघनन और डी ऊर्ध्वपातन। यानी कि जलवाष्प से उसकी जल अवस्था में परिवर्तन, वो जलवाष्प के रूप में है और वो फिर उसे वो जल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन कहलाती है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जलवाष्प से उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कि जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि संघनन किसे कहते हैं? तो संघनन जो है वो जलवाष्प से द्रवावस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, क्या मेरी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।